तो देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, काफी इजी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जब रोलिंग मोशन पढ़ोगे तो रेडियस ऑफ जायरेशन का काफी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला पे जाते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनटू हम क्या करते थे वहां पे, आर स्क्वायर लिखते थे। अब वहां पे जो आर स्क्वायर होता था बेसिकली होता क्या था, पहले बताओ। डिस्टेंस होता था, ठीक है, किसका, पार्टिकल का। अब पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता था किसके किससे होता था, एक्सिस के, एक्सिस से लेते थे। और एक्सिस क्या होती थी, परपेंडिकुलर होती थी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते थे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एम के स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे रेडियस ऑफ जायरेशन पे क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कौन सी बॉडी के लिए होगा, कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्क्रीट बॉडी के लिए नहीं देगा तुम्हें, देगा तो वो भी तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखने का रीजन क्या था। उसका रीजन ये था कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई सी एम किसके लिए, सर्कल के लिए। ठीक है, सर्कल के लिए आईसीएम की वैल्यू क्या होती थी बताओ, एम आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा एक्सिस, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें आई सी एम किसके लिए, डिस्क के लिए, वो क्या होता था बताओ, 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कौन से एक्सिस के अबाउट निकालते थे, जो एक्सिस कहां से पास हो रही है, उसके सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो जब भी तुमसे रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट पहले क्या करो, वो जो गिवन बॉडी है उसके लिए क्या कैलकुलेट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा आईसीएम नहीं रहेगा। ठीक है, एबी के अबाउट भी पूछ सकता है। ठीक है, डायमीटर के अबाउट भी पूछ सकता है, टेंजेंट के अबाउट भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ रहे इस बात को। उसको किसके इक्वल रख दोगे, एम के स्क्वायर के इक्वल रख दोगे। समझ में आई ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आईसीएम किसके लिए, सर्कल के लिए, कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस से जो पास हो रहा है, वो कितना होता है बताओ, एम आर स्क्वायर। अब मुझे इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए क्या करोगे, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है आई, उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, एम के स्क्वायर पुट कर दोगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ऑलवेज क्या पुट करोगे, ऑलवेज एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वाला हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ ये बात। अगर सपोज मुझे क्या करना है, डिस्क के लिए निकालना है, तो डिस्क का जो आईसीएम है, ठीक है, किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो उसके क्या है, वो सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है। तो वो हमने पढ़ा था कितना होता है बताओ, 1/2 एम आर स्क्वायर। अब मुझे इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है, और रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है यहाँ पे, के क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जायरेशन। के को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो के हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई है, उसकी जगह ऑलवेज क्या पुट करोगे बताओ, एम के स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर अपॉन √2। तो इसका जो क्या है, डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा बताओ, आर अपॉन √2। किसके अबाउट, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास के क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर हुई ये बात। तो किसी भी बॉडी का आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे,
और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के किसके इक्वल रख दोगे, एम के स्क्वायर के। और रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है बेसिकली, के। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, के कैलकुलेट करना है, और वहां से आप क्या करोगे, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, जैसे कि हमने सर्कल और डिस्क के केस में किया। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और ये एक्सिस है हमारा एक्स प्राइम एक्स। ठीक है। और सिलेंडर कैसा है, होलो सिलेंडर। ठीक है। और इसका क्या कैलकुलेट करना है बताओ, रेडियस ऑफ जायरेशन किसके अबाउट, अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स प्राइम। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। करवाते हैं प्रबंध अगले साल, क्योंकि ये साल तो अब सर्दी आने वाली है। ठंड में क्या, ठंड में तो मैं हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। ठंड में बहुत बहुत, ये रूम क्या कहता है, ठंड के अकॉर्डिंग बहुत सही है, ठंड नहीं लगती इस रूम में। कोई नहीं, अगले साल तुम्हारे लिए एसी लगवा देंगे। हाँ सही है, क्वेश्चन करो चलो। सही बात है, तुम आईआईटी निकालो, तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट होगा तो पहली सैलरी डोनेट कर देना यहाँ पे। कितने अच्छे स्टूडेंट्स हो तुम। जब मेरा आईआईटी सिलेक्शन हुआ था ना, तो मेरे घर वालों को भी लगता था, नहीं, कि मेरा आईटीआई में सिलेक्शन हुआ। मेरे घर वाले ऐसे थे कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि मैं इंस्पायर स्कॉलर हूँ। ठीक है, रिजल्ट आ गया 12th में, कितनी परसेंट है, इतनी परसेंट है, खत्म, कोई मतलब नहीं। देखो भैया, मुझे पहले रिसर्च में जाना था, मुझे बेटा करनी ही नहीं थी। वो अलग बात है कि मैं टीचर बाय चॉइस नहीं हूँ, बाय मिस्टेक हूँ। चॉइस नहीं हूँ, बाय मिस्टेक हूँ। इंजीनियर ने रिसर्च करनी, बताएंगे तो मैं रिसर्च की कहानियां भी बताएंगे, काफी मजेदार है। चलो बताओ, आंसर आया इसका कितना, के इज इक्वल टू आर, किस किस का आया, अरे के इज इक्वल टू आर किस किस का आया बताओगे। अब देखो यहाँ पे क्या था बताओगे, होलो सिलेंडर था। अब होलो सिलेंडर है तो एक्स प्राइम और एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है होलो सिलेंडर का, वो कितना होता है बताओ, एम आर स्क्वायर। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, वो ऑलवेज क्या होगा बताओ, ऑलवेज क्या होगा, एम के स्क्वायर के इक्वल लिखोगे, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बताओ यहाँ पे, आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्स प्राइम, किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए, कितना आ जाएगा बताओ, के इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, एक और क्वेश्चन चेंज करें थोड़ा सा, किस किस का आया था पहले आंसर ये बताओ। नहीं भैया नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों पे चॉकलेट बांटने लगा तो। चलो एक्सिस को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार जो हमारी एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाली। ठीक है, इस एक्सिस का नाम क्या दे देते हैं हम, ए बी। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है, किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए, किस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट। और जो ए बी एक्सिस है कहां से पास हो रही है, सिलेंडर के टेंजेंट से पास हो रही है।
तो क्वेश्चन में ऐसे भी लिख के दे सकता है कि जो आपकी एक्सिस पास हो रही है कहाँ से पास हो रही है, सिलेंडर के टेंजेंट से। तो एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो इसको फटाफट। K इज इक्वल टू √2r या 2r, एक बार और ध्यान से देख। आएगा बेटे, टेंशन तो होगी, तू क्लास में है ही नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अच्छा, आज ही नहीं आया। चलो याद ध्यान दो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा क्या है आई ए बी है, आई ए बी कितना होगा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा कैलकुलेट करके किसी को दिखाना है बताओ, नहीं ना, कितना होता है बताओ, 2mr²। और ऑलवेज क्या करोगे बताओ, जो लेफ्ट हैंड साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है उसको किसके इक्वल रख दोगे, m² के। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mr²। m से m कैंसिल हो गया, k² इक्वल टू कितना आ गया, 2r²। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2r। तो ए बी के अबाउट, ए बी एक्सेस के अबाउट जो इस होलो सिलेंडर का क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब क्या, के, वो कितना हो जाएगा बताओ, √2r। क्या बात क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है बताओ, नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करें, चलो थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद ध्यान दो, हमारे पास क्या है, सॉलिड स्पेयर है। इस सॉलिड स्पेयर का जो रेडियस है वो कितना है, r है। ठीक है, और आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। ये एक्सिस हो रही है पास, इसको मैं इस एक्सिस को क्या मान लेता हूं, ए बी। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है आपको, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्पेयर अबाउट एक्सिस ए बी। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। चॉकलेट प्रॉब्लम आएगी, कल आएगी, अब चॉकलेट प्रॉब्लम आज नहीं है। देख लो प्राइस लिखा होगा, कल आएगी तुम्हारी चॉकलेट प्रॉब्लम, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो। हैं क्या, टीचर क्या, मैं, तुझे क्या लगता है मैं मैथ्स भी पढ़ा दूं केमिस्ट्री भी पढ़ा दूं, है, मुझे नहीं पता कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। क्या फिजिक्स के साथ तो मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ा दूं, फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी हार्ड टॉपिक को कितना आसान तरीके से समझाया जा सके, बस फिजिक्स पे ही काम करता हूँ। ठीक है, किस किस का आया आंसर बताओ। चलो सबसे पहले तो एक बात बताओ, जो ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ए बी एक्सिस, ए बी एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है वो किसके पैरेलल है बताओ, अरे आर के, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर के।
ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है कि नहीं है, ठीक है। और जब हमने क्या करा था, सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, तो डायमीटर के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था बताओ, आईसीएम लिखा था हमने, इसको कितना आया था 2/5 एम स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट। अब क्योंकि ये डायमीटर कहां से पास हो रहा है बताओ, सेंटर ऑफ मास से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, आईसीएम। क्या है, बात क्लियर है सबको। अब मुझे किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बताओ, ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो जब मैं ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डायमीटर है और ए बी एक्सिस है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है बताओ, सेंटर ऑफ मास से। तो फाइनली यहाँ पे जब मैं क्या लिखूंगा, आई ए बी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट एक्सिस ए बी, और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है बताओ, स्फीयर के टेंजेंट से, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो, तो फाइनली क्या हो जाएगा बताओ, आई सी एम प्लस मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना है एम, अगर गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो कितना होगा, एम होगा। और रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सॉरी रेडियस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द किसके, पैरेलल एक्सिस के। तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बताओ, आर, आ रही है ना। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू डी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। तो फाइनली आई ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आईसीएम कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर m, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, आर स्क्वायर। तो आई ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है बताओ यहाँ पे, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपने लेफ्ट हैंड साइड रखा है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, एम के स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देते हैं एम के स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है बताओ, 7/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/5 आर स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7/5 इंटू आर। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा किसका, सॉलिड स्फीयर का, किस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट। क्लियर हुआ ये बात, किसी को डाउट है इसमें बताओ। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास रिंग है। एक काम करते हैं, इस रिंग को थोड़ा साइड में बनाते हैं। रिंग का ये हो गया सेंटर, ठीक है। रिंग का जो टोटल मास था, मास ऑफ द रिंग या मास ऑफ द सर्कल, मास ऑफ द रिंग कितना था बताओ, कैपिटल एम। और इस रिंग की जो रेडियस थी वो रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब इस रिंग को हमने क्या करा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या करा है यहाँ पे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्री। समझे इस बात को, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे एक बॉडी गिवन है, बॉडी फिलहाल क्या गिवन है, क्या गिवन है, सर्कल। अब इस सर्कल को मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 10 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा कब अप्लाई करोगे, जो कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जब आपकी बॉडी का जो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसा होगा, सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है, अच्छा सबसे पहले पार्ट को रिमूव करने से पहले, क्योंकि ये सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, तो इस पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा बताओ, 1/4। इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, इस पार्ट का मास कितना होगा, और इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, 1/4। अब मैंने क्या करा, इस पार्ट को इस रिंग से रिमूव कर दिया, तो इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से
इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पार्ट को रिमूव किया तो मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में इस रिंग का टोटल मास कितना था, m था। अब यहां पर देखो क्या होगा, इसका मास कितना हो जाएगा, m/4, m/4, m/4। अब मास ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा बताओ, या मास ऑफ द रिंग या मास ऑफ द सर्कल 3m/4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस रिंग का क्या निकाल रहा हूँ मैं, रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल रहा हूँ। रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी एक्सेस के अबाउट, जिस एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, रिंग रोटेट कर रहा है, उसके अबाउट क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिलहाल किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके अबाउट। ठीक है, वो एक्सिस जो क्या कर रही है, रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और सेंटर ऑफ मास के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था हमने बताओ, जिसको हमने ICM करके भी लिखा था, mr²। क्या बात क्लियर है, किसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाले रिंग का। इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, B। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना था बताओ, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए क्या करोगे बताओ, हमारा जो ICM है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, mk², और mr² आपका वैसा ही रहेगा। m से m कैंसिल हो गया, फाइनली k² इक्वल टू कितना आ गया बताओ, r²। सो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, r आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, और k क्या होता था यहाँ पे हमारा, रेडियस ऑफ जायरेशन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। जायरेशन कायरेशन कुछ भी पढ़ लो, तुम्हारी किताब से आवाज नहीं आनी। जब तुम क्या कहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, या मान लो कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में भी बैठते हो, तो तुम्हारी किताब या कॉपी से आवाज नहीं आती है। हमारे गुरुजी बोलते थे ऐसा। इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, समेशन पढ़ते हैं, इसको कुछ लोग सिग्मा पढ़ते हैं। तो सर बोलते थे तुम कुछ भी पढ़ो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अल्टीमेट तुम्हें कॉपी में लिखना है। चाहे तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारी कॉपी से आवाज नहीं आएगी। तो इसको कायरेशन पढ़ो, जायरेशन पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं तो जायरेशन पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया किसके लिए, ए के लिए। अब क्या करते हैं, बी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो बी के लिए जो ICM होगा, अगेन हमने एक्सिस को चेंज नहीं किया। जैसा कि हमने क्या करा था, ए के लिए हमने क्या करा था, उस एक्सिस के अबाउट लिखा कैलकुलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था सर्कल के, और उसके परपेंडिकुलर था। यहाँ पर भी हम एक्सिस चेंज नहीं कर रहे, किसके अबाउट निकाल रहे हैं बताओ, उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ICM की, तो क्या होता है बताओ, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, फाइनली मुझे एक बात बताओ, मास कितना है, 3m/4। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 3m/4। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा बताओ, r², क्योंकि रेडियस तो चेंज हो ही नहीं, इसका भी रेडियस कितना है, कैपिटल R है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है, आपका मन करे तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो, जिस मेथड से हम क्या करते हैं, कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो जब कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वहाँ क्या होता था, आखिरी में इंटीग्रेशन क्या बचता था, डीएम बचता था ना, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को हमने क्या लिख दिया था, कैपिटल M लिखा था। तो सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, इस केस में भी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम में कितना लिखोगे, 3m/4। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ये बात, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैंने इजी एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब यहाँ फाइनली एक बात बताओ, ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है mk², पर यहाँ m क्या होता है बताओ, उस बॉडी का मास। ठीक है, अगर मैं इस सेकंड सर्कल की बात करूं, तो सेकंड सर्कल का मास कितना है, 3m/4। तो यहाँ पे mk² की जगह, m की जगह क्या आएगा बताओ, 3m/4। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, सेकेंड सर्कल के लिए मास कितना आएगा आपका, 3m/4 आएगा। ठीक है, तो मास इंटू k² होता है। अब यहाँ पे मास है कितना, 3m/4 है। अगर मान लो आधा सर्कल होता तो कितना हो जाता बताओ,
m/2, तो जितना मास है हम उतना लेके चलेंगे, ठीक है। इज इक्वल इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 3m/4 इंटू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। 3m/4 से 3m/4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, r स्क्वायर, और यहां से आपका k इज इक्वल टू कितना आ गया, r आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जब हमने कंप्लीट रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन निकाला वो कितना आया बताओ, k इज इक्वल टू आर, किसके अबाउट, जो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है रिंग के, और उस सेंटर ऑफ मास के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और सेकंड केस में भी हमने देखो क्या करा, सेकंड केस में जब हमने पार्ट रिमूव किया तो यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पे एक्सिस क्या हमने चेंज किया, एक्सिस अभी भी क्या था, सेम था। उसके बाद क्या हुआ देखो, हमारा k इज इक्वल टू अगेन कितना आ गया, आर आया। इसका मतलब क्या है, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी भी बॉडी से तुम सिमेट्रिक पार्ट को रिमूव करते हो, किसी भी बॉडी से क्या कर रहे हो, सिमेट्रिक पार्ट को रिमूव कर रहे हो, तो उसके रिमूव करने से उसके रेडियस ऑफ जायरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट, क्लियर हो ये बात। पर ये कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब क्या होगा, अरे एक्सिस तो सेम होगा, जब बॉडी को जो तुम पार्ट रिमूव कर रहे हो पार्ट कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और इस पे करेंगे, उसको हम डायरेक्ट करेंगे। एक सेम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिस्क लेते हैं, ये हमने डिस्क लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस डिस्क के अबाउट क्या करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूं, तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था बताओ, ये डिस्क है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, डायमीटर के अबाउट बोल रहा हूँ, हाफ mr स्क्वायर, mr स्क्वायर है 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर मुझे डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, इस डिस्क को नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा बताओ, ए। इस डिस्क का अगर मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो क्या करूंगा बताओ, मास ऑफ द डिस्क इनटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 r स्क्वायर, और फाइनली के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 1/2 r। तो इस डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, 1/2 इंटू आर, किसके अबाउट, डिस्क के डायमीटर के अबाउट, ठीक है। डी से यहाँ डायमीटर है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस डिस्क को क्या कर दिया, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सिमेट्रिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बताओ, ठीक 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो क्या निकला है, के निकला है, के इज इक्वल टू क्या निकला बताओ, 1/2 आर, किसके अबाउट निकला है बताओ, अबाउट डायमीटर, ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या किया मैंने, डिस्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड पार्ट के लिए के की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट जायरेशन ऑफ डिस्क, अबाउट किसके, अबाउट डायमीटर, 4 किसके लिए, 4b, बी मतलब जो हमारा बी स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितना होगा बताओ, बिना सॉल्व करें, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 r। क्यों होगा 1/2, क्योंकि बॉडी को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया बताओ, सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तब ये आप आंसर नहीं लिख पाते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट है बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, नोट डाउन करो इसको फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।